महाराजा मान सिंह शोध प्रकाशन के डॉक्टर महेंद्र सिंह जी तंवर हमारे साथ हैं। तंवर साहब, आपने इतिहास के ऊपर बहुत अध्ययन किया है। आपके पास दुनिया भर से पीएचडी करने वाले लोग आते हैं, देश विदेश के पीएचडी के जो शोधार्थी आपके पास आते हैं, तो आपका अध्ययन काफ़ी है, आप उनको गाइड भी करते हैं। तो भारत के अंदर जो ये भ्रांतियाँ फैली है इतिहास को लेकर के, ये भ्रांतियाँ क्यों फैली और इनकी प्रमुख वजह क्या थी, उनके ऊपर ज़रा आप प्रकाश डालिए कि कितने चरणों में किस ढंग से भ्रांतियाँ फैली और क्यों फैली। जय माता जी, बहुत बहुत आभार आप लोग रतन सिंह साहब। मेरा ये मानना है, जो मैंने अपना अध्ययन किया या जो विद्यार्थी या शोधवेता जब मेरे पास आते हैं और उनके साथ मेरी जो चर्चाएं होती है, तो मैं ये मानता हूँ कि भारत के इतिहास को दो अलग अलग मतों के आधार पर विभाजित किया गया है। और जब तक हम उनका सही ढंग से आकलन नहीं करेंगे, तब तक हम हमारे इतिहास के मौलिक तत्वों को नहीं समझ पाएंगे। तो कहते हैं कि भारत में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार होता है, लेकिन ईसा की 4वीं शताब्दी तक पहले भारत में कागज़ का बहुत बड़ी तादाद में इस्तेमाल हुआ। और आगे चलकर जब भारत पे चाइनीज़ आक्रमण हुए, तब वो यहाँ से हमारे जो कागज़ बनाने के बड़े बड़े कारखाने और उनको नष्ट करके वहाँ के कलाकारों को उठा के ले गए और वहाँ ले जाके चाइना में जो है वो कागज़ का काम शुरू किया उन्होंने। और कागज़ सबसे अधिक कश्मीर में होता था, और भारत पर जो भारतवर्ष है उसमें जितने भी आक्रमण हुए हैं वो कश्मीर की तरफ से ही आक्रमण हुए हैं। तो पहले अफ़गानिस्तान, फिर काबुल और फिर कश्मीर तक वो आते थे। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये भारतवर्ष का एक हिस्सा था। फिर आगे चलकर जब मुस्लिम उस कागज़ को वहाँ से हासिल करते हैं, फिर 200-400 साल तक बगदाद में उसको रखते हैं। फिर जब भारत पर मुस्लिम आक्रमण होते हैं तो 12वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में कागज़ वापस प्रचलन में आता है। और फिर कागज़ आने से हमारे इतिहास लेखन की जो सुलभता है वो बढ़ जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि एक छोटा सा उदाहरण कि भारत कैसे कागज़ का निर्माता था और कागज़ का संस्थापक था। क्योंकि भारत में कागज़ इसलिए था कि जब हम नालंदा और तक्षशिला को देखते हैं, जहाँ पर उनको जलाने के बाद कई वर्षों तक आप देखें कि वहाँ कागज़ जलते रहे, तो कागज़ था जभी वो इतना जला है। और हमारे जो इतिहास की जो बहुमूल्य पांडुलिपियाँ थी वो सब की सब उस के माध्यम से जला दी गई। तो एक तरह से भारत का जो गौरवपूर्ण इतिहास था, जो हमारी लिखने की परंपराएं थी, वो लगभग समाप्त हो गई। और उसके बाद का जो समय है वो एक संक्रांति का समय है, मतलब एक विखंडन का समय है, संक्रमण का समय है। तो भारत में सम्राटों के शासन की परंपरा धीरे धीरे समाप्त होने लगी और यहाँ का जो इतिहास लेखन का जो कार्य था वो वापस उसी परंपरा में आ गया, जिसको हम ऋषि परंपरा कहते हैं, श्रुत परंपरा, जो हमारी दंत कथाओं के रूप में जानी जाती है। और फिर हमारे पास दो ऐसे वर्ग थे, चारण और भाट, जो अनादिकाल से, सनातन काल से ये परंपरा का जो है वो निर्वहन करते आ रहे हैं। वो लोगों ने उस काम को आगे बढ़ाया। अब चूंकि हमारे पास लिखने की कला जो है वो केवल शिलालेखों में थी, हमारे पास लिखने की कला केवल भोजपत्र, ताड़पत्रों पे थी, तो वो बहुत सीमित मात्रा में थी, संक्षिप्त हो गया। और दूसरा क्या है कि उन लोगों ने कभी ऐसा विचार ही नहीं किया कि हमें हमारी एक समग्र विचारधारा को जो है वो लिपिबद्ध करके रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। मेरा ये भी मानना है, जो आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई पुरानी चीज़ होती है, पुरानी धरोहर होती है, छतरी है, स्मारक है, तो कहते हैं कि अगर वो नष्ट हो रही है तो उसे नष्ट होने दिया जाए। उसकी वजह वो बताते हैं कि ये उस व्यक्ति का जो पुण्य प्रताप था, उस व्यक्ति ने जो अच्छे कर्म किए थे वो अब समाप्त हो रहे हैं, यानी कि अब उस व्यक्ति की स्मृतियों को ख़त्म कर देना चाहिए या ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये जो भाव हमारे अंदर आया है ये शायद बहुत वर्षों पहले आ चुका था, यानी कि 500-1000 साल पहले। तो यही वजह थी कि हमने हमारे इतिहास के प्रति जो है वो उदासीनता दिखाई और हमने क्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा को पीछे छोड़ दिया, जो हज़ारों वर्ष पहले हमारे यहाँ हुआ करती थी। जब आज हमारे पास इतने बड़े बड़े काव्य हैं, महाकाव्य हैं, इतने सारे पुराण हैं, ये सब हमारे पास हैं और हमारे पास लिपिबद्ध थे। तो इसकी वजह यही थी कि पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज इन सब चीज़ों के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। अब चूँकि जो है वो मुग़ल काल में वापस इतिहास लेखन की नई परंपराएं शुरू होती है और हमारे राजपूत राजाओं ने और जितने भी क्षत्रिय शासक थे उन्होंने भी इस परंपरा को कंटिन्यू किया। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों का शासन आता है और अंग्रेज़ यहाँ स्थापित होते हैं, तो जैसा पूर्व में भी एक मैंने अपने वक्तव्य में इस बात को कहा था कि अंग्रेज़ों ने जब रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी और भारत में पुरातत्व और सर्वेक्षण की खोज का एक विभाग की स्थापना करके जब एक नई टीम को यहाँ गठित किया, तो उन लोगों ने ये मत स्थापित करने के प्रयास किए जब यहाँ की सारी चीज़ों को अध्ययन किया। जैसे अब आप देखिए कि एक अंग्रेज़ विद्वान जो है वो भारत में आता है और वो संस्कृत की अपभ्रंश खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए अशोक के शिलालेखों को
अनुवाद करके हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और आज भी हम उन्हीं के अनुवाद किए हुए उस दम्भ के जो उनके विचार हैं उनको हम इतिहास में जो है वो महत्व देते हैं, उनका संदर्भ हम इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि क्या हमारे यहाँ पर संस्कृत के जानकार नहीं थे या हमारे यहाँ पर उस भाषा का अनुवाद नहीं किया जा सकता, जबकि उन अंग्रेजों ने भी संस्कृत हमारे लोगों से ही सीखी। तो आप देखिए कि हर अंग्रेज, आज हम जिन्हें बड़े महान इतिहासकार या महान संग्रहणकर्ता कहते हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण मुझे स्मरण हो गया है। एक एल्पिटेसिटोरी नाम के व्यक्ति जो है वो भारत में लाए जाते हैं क्योंकि उनका एक रिश्तेदार यहाँ पर एक रेजिडेंट नियुक्त था और उसकी सिफारिश पर एल्पिटेसिटोरी को यहाँ बुलाया गया। तो वो एक इटालियन जो है वो विद्वान था, वो केवल जो है वो लोक संस्कृति, लोक कला या लोक इतिहास को पसंद करने वाला व्यक्ति था। तो यहाँ जोधपुर के महाराजा ने उसे अपने यहाँ संरक्षण दिया और उसे एक बार्डिक डिपार्टमेंट खोल के दिया। उस बार्डिक डिपार्टमेंट में जो है वो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, वो विद्वान जो डिंगल भाषा के जानकार थे, वो उसको ट्रांसलेट करके उसकी ट्रांसक्रिप्ट कॉपी तैयार करके उसको देते थे अंग्रेजी भाषा में। और वो डिंगल का जो है वो विद्वान कहलाता है आज की तारीख में। तो यहाँ करीब 6-7 साल उसने काम किया और रामकरण आसोपा और किशोर दान और ऐसे 5-6 जो बार्डिक विभाग के कर्मचारी थे जिनके पूरे दस्तावेज हैं, उनकी सैलरी वैलरी, उन्होंने जिस तरह से उनके साथ काम किया वो सब कुछ। लेकिन जोधपुर महाराजा का उसके साथ तालमेल नहीं बैठा तो वो यहाँ से छोड़ के बीकानेर चला गया। और बीकानेर महाराजा ने, चूँकि जो है वो दोनों, जोधपुर और बीकानेर एक ही परिवार था, लेकिन दोनों महाराजा बड़े व्यक्तित्व, बड़े कद के राजा थे और उनमें हमेशा ये प्रतिस्पर्धा रहती थी कि मैं बड़ा और मैं छोटा। तो ये एक प्रतिस्पर्धा थी, इस वजह से उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ से निकला हुआ व्यक्ति मेरे यहाँ शरण लेगा। इसलिए उन्होंने उसको जो है वो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट बना के दे दिया, बहुत सारी सुविधाएं दे दी, बहुत सारे स्थानीय इतिहासकार उसको उपलब्ध करा दिए जिन्होंने खोज की, जिन्होंने काम किया। और फिर वही सारा संग्रह जो है वो यहाँ से वो एल्पिटेसिटोरी रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ले जाके देता है और कहता है कि मैंने जो है वो राजस्थान के गौरवपूर्ण जो है वो डिंगल और पिंगल साहित्य की जो है वो खोज की है और आज हम उसे विश्व का सबसे बड़ा जो है वो राजपूत इतिहास का खोजी वेता के रूप में जानते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि उसको शिक्षा देने वाला व्यक्ति, उसको पढ़ाने वाला, उन सारे इंस्क्रिप्शंस का ट्रांसलेशन करने वाला, कितने जो है वो जैन यति, कितने चारण और भाट उसके लिए जो है वो नियुक्त किए गए थे, उनको कितनी तनख्वाहें दी जाती थी, ये सब कोई नहीं जानता। जबकि आप रिकॉर्ड देखेंगे तो ये सब उपलब्ध है। और जिस राजा ने उसको सुविधाएं उपलब्ध कराई उसका भी कहीं नामो निशान नहीं है। तो ये क्रेडिट नहीं है। बिल्कुल, ये सिस्टम जो देख रहे हैं आप, ये तो 1916 से 1920-21 की घटना है जब वो यहाँ पर रहा था। लेकिन आप देखिए कि ये घटना शुरू होती है 1750 के बाद, जब अंग्रेज पूरी तरह से स्थापित होते हैं और 1857 के बाद जब ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित होता है, तब यहाँ पर एक पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग स्थापित होता है और वो ये भ्रांतियाँ पैदा करता है। तब से ये सारी जो समस्याओं की जड़ है वो शुरू होती है। उसी ने इन सब इतिहास की मौलिक तत्वों को जो है वो तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना शुरू किया, क्योंकि वो उनकी आइडियोलॉजी थी, हमारी और आपकी नहीं थी। तो उन्होंने अपने हिसाब से अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन हमने उनके बाद के जितने इतिहासकार हुए हैं उन्होंने केवल उन्हीं को रिपीट किया है और उन्हीं की बातों को और मतों को जो है वो प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया, जिसकी वजह है हमारे देश के गौरवपूर्ण इतिहास के भ्रांतियों को उन्होंने पूरी तरह से हमारे अंदर समाहित करके उसको प्रतिस्थापित कर दिया। जैसे कि राजपूत जो है वो बाहरी जाति हैं, वो आर्यंस थे और आर्यंस जो है वो यूरोप के कई देशों से घूमते हुए यहाँ आए और फिर आगे चलकर इन्हीं आर्यंस की संतति क्षत्रिय यानी कि राजपूत कहलाई। और ये सब चीज़ें जो हैं वो भ्रांतियाँ हैं। इस तरह की भ्रांतियों पे अगर हम जाएंगे तो हम हमारे सही इतिहास का आकलन नहीं कर पाएंगे। आपको नहीं लगता कि लोग ये सोचते हैं कि हम राजपूतों का इतिहास बिगाड़ रहे हैं, तो वो ये नहीं सोच रहे कि हम ये देश का इतिहास बिगाड़ रहे हैं? बिल्कुल, वो देखिए, किसी भी काल का इतिहास जो होता है वो उस काल के व्यक्तियों का इतिहास होता है। आज अगर उनके पूर्वजों से आज हम गणना करते हैं उनके आज के जो वर्तमान पीढ़ी से, तो वो भी गलत है, क्योंकि ये उनका दोष नहीं है। तत्कालीन समय जो होता है वो तत्कालीन समय ही होता है। आज की राजनीति में जितने भी लोग जो काम कर रहे हैं, आज आप देखिए पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई। तो उस ज़माने के राजा के लिए भी कई बार परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती थी, वो इतनी लड़ाई झगड़ों में व्यस्त रहते थे। तो ज़रूरी है कि उनको कर व्यवस्था को सुदृढ़ करना होता था, प्रजा से कर लिए जाते थे। तो आज जो लिए जा रहे हैं वो कम नहीं है, उससे कई गुना अधिक हैं। लेकिन हम दोष देंगे हमारे उस पुराने इतिहास को, तो ये दोष प्रणाली जो सिस्टम है उसको ख़त्म करना चाहिए। एक निष्पक्ष और तटस्थ रूप में जो है वो इतिहास का आकलन होना चाहिए, तभी हम सही इतिहास प्रस्तुत कर पाएंगे। और भारत में एक सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि जो राजा, बेसिकली क्या होता है कि हम किसी तरह से कन्वर्जन नहीं है, हम किसी से निकले हुए नहीं हैं।
कोई भी आज दिन तक भारत के इतिहास में क्षत्रिय परंपरा से या राजपूत श्रृंखला से किसी भी जाति ने अगर धर्म परिवर्तन किया है तो वो आज भी अपनी आइडेंटिटी रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर एक परंपरा रही है कि जो राजा का धर्म होता है, जो राजा की जाति होती है, वो पूरे प्रजा की जाति होती है। तो राजा और उस प्रांत से जुड़े हुए जो उसके लोग होते हैं, जो उनके साथ काम करने वाले होते हैं, उनका कर्म अलग अलग होता है। चाहे वो जो है वो चमड़े का काम कर रहे हैं, चाहे वो व्यापार का काम कर रहे हैं, चाहे वो ऐसे काम कर रहे हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में चाहिए, चाहे मकान बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब लोग राजा से जुड़े हुए होते हैं। उनकी पहचान राजा से होती है। क्योंकि उस ज़माने में ये वर्ग जो है वो बहुत बड़ी तादाद में होता था और इस वर्ग के द्वारा जो है वो बहुत बड़ी तादाद में काम किया जाता था। तो चूँकि उनकी खुद की एक पहचान तो ज़रूरी होती थी, तो उन लोगों ने अपने उस राजा की पहचान को स्वीकार किया। यानी कि राजा का जो गोत्र है, राजा का जो कुलदेवी है, राजा का जो इष्ट देव है, राजा की जो पूजनिक चीज़ें हैं और राजा का जो गोत्र है, वो सब उन्होंने स्वीकार कर लिया। क्योंकि मतलब उन्होंने राजा को आदर्श समझा और राजा जिनको मानता है उसको भी उन्होंने भी स्वीकार किया। यही वजह है कि ये इतनी सारी जातियों के जो सरनेम हैं वो राजपूतों वाले सरनेम हमें मिलते हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि वो राजपूतों से जो है वो कन्वर्टेड हुए हैं। कन्वर्टेड होने का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन वो उनसे जुड़े रहे हैं क्योंकि वो उनका जुड़ाव था। भाई देखिए, हर व्यक्ति अपनी अपनी अलग अलग कुलदेवी स्थापित नहीं कर सकता, अलग अलग मत स्थापित नहीं कर सकता। वो मत उस राज्य का मत होता है। तो जब एक सम्राट या एक साम्राज्य की स्थापना होती है तो वहाँ का प्रत्येक नागरिक उस चीज़ को स्वीकार करता है। उदाहरण के रूप में जोधपुर में जो है वो चामुंडा माता है, जो जोधपुर के राठौड़ राजवंश के इष्ट देवी हैं। लेकिन मारवाड़ का प्रत्येक बच्चा जो है वो उस चामुंडा माता को अपनी आराध्य देवी मानता है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो सब जो है वो राठौड़ों से ही निकले हुए हैं। आज हर वर्ग का व्यक्ति चामुंडा को अपनी इष्ट देवी मानता है। अनेक ऐसे वर्ग हैं जो यहाँ की राठौड़ों की कुलदेवी नागनेचिया को अपना जो है वो इष्ट मानती है, वो उनको कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राठौड़ों में से ही निकले हुए हैं या राठौड़ों से उनकी उत्पत्ति हुई है। केवल वो राठौड़ों के साथ रहे हैं, इसलिए उन्होंने उस कुलदेवी को और उस परंपरा को जो है वो स्वीकार किया। राठौड़ टाइटल को भी उन्होंने स्वीकार किया। तो राठौड़ों के अलग अलग जो गोत्र हैं वो उन्होंने जिन के साथ वो रहते हैं उसको वो स्वीकार करते हैं। ये परंपरा है हमारे देश की, और प्राचीन काल में भी ऐसा होता था। लेकिन वर्तमान समय में जो इतिहास लेखन हो रहा है उस लेखन में हम इतनी गहरी दीट से या इतने प्रमाणिक दस्तावेजों का अध्ययन नहीं करते। हम केवल जो है वो, मुझे ऐसा लगता है, ये सारी जो भ्रांतियां हैं हम सबको आपस में लड़ाने का एक माध्यम बन गया। और इसका कारण राजनीतिक द्वेष और दूसरा सबसे बड़ा कारण है हमारे इतिहास के अध्ययन और आकलन के लिए द्वितीयक स्रोतों पर आधारित होना। यानी कि हम जो कुछ भी आज विचार या मत व्यक्त कर रहे हैं वो दूसरे श्रेणी के जो स्रोत हैं हम उनको ले रहे हैं। आज हम जिस पे भी बात करेंगे तो हम एक प्रमाणिक जो देंगे ना, तो वो एक पब्लिश किताब का देंगे कि ये फलाने व्यक्ति ने ये किताब लिखी, इसमें ऐसा लिखा। अरे भाई, किताब तो लिखी है, लेकिन इस किताब से पीछे जाओ, आप उस ग्रंथ का हवाला दो, आप उस शिलालेख का हवाला दो, आप उस पोथी का हवाला दो। तो जब वो सब चीज़ें आएगी आपके समझ, तब आपको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। तो हम जो उल्लेख दे रहे हैं वो, मैंने अगर कोई चीज़ लिख दी और अगर अगले व्यक्ति के द्वारा कोई शोध किया जाता है और वो व्यक्ति केवल मेरी ही किताब को प्रमाणिक मान के अपना प्रमाण प्रस्तुत करता है, तो वो उसका खुद का जो है वो आकलन नहीं है, वो मेरा आकलन है। मेरे आकलन को वो आगे बढ़ा रहा है। हो सकता है कि मैं अपने आकलन में जो है वो 100% हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी 100% नहीं होता। लेकिन जो मैंने प्रमाण तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया है, उन प्रमाणों को वापस देखने की ज़रूरत है या उनसे इतर नए प्रमाण की खोज करने की ज़रूरत है। जैसे कि उदाहरण के रूप में तोमर वंश का अगर मैं उदाहरण दूं, दिल्ली के जो राजा रहे हैं, करीब जो है वो 23 पीढ़ियाँ दिल्ली पर शासन करती है। 450 वर्षों का एक गौरवपूर्ण इतिहास है दिल्ली के तोमर राजवंश का, जिसे केवल जो है वो हम 3 लाइनों में समेट देते हैं भारत के इतिहास के अंदर। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उनके द्वारा स्थापित राजवंशों की बहुत बड़ी श्रृंखला रही है। तो कहते हैं कि उनके जो शिलालेख हैं, उनकी जो मुद्राएं हैं और उनके जो नाम हैं राजाओं के, वो लगभग दूसरे प्रांतों के राजाओं के नामों से भी मिलते जुलते हैं। जैसे पृथ्वीराज नाम का राजा अजमेर में भी होता है, पृथ्वीराज नाम का राजा दिल्ली में भी होता है। तो जो अजमेर के राजा हैं वो 1467 के आसपास या के बाद राजा बनते हैं, और 1100 जो है वो 67 के बाद पृथ्वीराज जी राजा बनते हैं, और बाद में जो है वो 1192 तक वो रहते हैं। इसी तरह से दिल्ली का जो राजा है वो भी जो है वो 80 से लेके 99 तक एक दिल्ली में भी पृथ्वीराज नाम का राजा होता है।
67 से लेके, वो भी मतलब मदन पाल के बाद में वो गादी बैठता है। तो दोनों के नाम की सामंजस्यता है। तो जब उस व्यक्ति के द्वारा जारी किए गए सिक्के, उस व्यक्ति ने जो कुछ भी राज किया, तो यदि जब हम चौहानों का राजवंश का इतिहास लेखन करेंगे तो हमें लगेगा कि ये जो सिक्के हैं वो पृथ्वीराज उसके नहीं है, इसके हैं। तो हमने हमारे आकलन के आधार पर उनके सिद्ध करने का प्रयास किया। तो एक तरह से उस व्यक्ति का इतिहास तो नग्न हो गया, हम उस जगह के मालिक बन गए। तो ये परंपरा जो है वो ये थोड़ी सी जो है वो हमारे इतिहास को प्रमोट करती है। इसको जो है वो स्पष्ट रूप से समझने की ज़रूरत है। सेम यही चीज़ें जो हैं वो गढ़वालों के इतिहास में आती है। जब कन्नौज के इतिहास लेखक लिखते हैं तो बेसिकली होता ये है कि जब वो लोग इतिहास लिखा गया आज से 20 साल पहले, 50 साल, 100 साल पहले, तो उनको जो स्रोत मिले उन्होंने ले लिया। लेकिन आप देखेंगे कि जिन विद्वानों ने इन चीज़ों को स्थापित किया कि जो दिल्ली के शासकों की मुद्राएं हैं वो कभी कन्नौज के शासकों की मुद्राएं बताई गई, कभी अजमेर के शासकों की मुद्राएं बताई गई। लेकिन उन दोनों विद्वानों ने, जिन्होंने इन दोनों डायनेस्टीज़ पे काम किया, उन दोनों विद्वानों ने ठक्कर फेरू जो 13वीं शताब्दी में होता है, और उसने एक मुद्राओं के आकलन का एक ग्रंथ लिखा था। उसने जो है वो नाप तोल की और वो सब चीज़ों को उन्होंने सल्तनत काल की जितनी भी परंपराएं थी उन सबको इकट्ठा किया, भारतवर्ष में जो प्रचलन में थी। तो उस व्यक्ति ने दिल्ली के 5 राजाओं के सिक्कों की यानी कि जानकारी दी, और वो 5 राजाओं के सिक्कों के माध्यम से उनका कालखंड भी उसने दिया। और वही सिक्के दूसरे राजवंश के तो बता दिए, दूसरे राजवंश के बता दिए। लेकिन उस ग्रंथ का उन लोगों ने कभी अवलोकन नहीं किया। उदाहरण के रूप में दशरथ शर्मा ने कहीं पर भी जो है वो ठक्कर फेरू की द्रव्य परीक्षा को कोट नहीं किया है, उन्होंने उसको नेग्लेक्ट किया। तो यदि वो उसको कोट करते हुए स्थापित करते हैं तब तो वो स्वीकार करने योग्य बात है, भ्रम नहीं फैलता। तो जब नया इतिहास होता है, मतलब उनके बाद अगर कोई वापस इतिहास लेखन करेगा तो वो उस ठक्कर फेरू की द्रव्य परीक्षा का भी अध्ययन करेगा, तब आपको पता चलेगा कि सिक्के किसके और किसके नहीं हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं आज अंतिम नहीं हूँ। अगर मैंने 10 ग्रंथों का अध्ययन किया है तो हो सकता है कि 5 ग्रंथ मेरे से छूट गए हों। तो जब तक उन 5 का अध्ययन होगा तब तक एक नया मान स्थापित हो जाएगा, यानी कि एक नई परंपरा, नया शोध होगा। तो शोध की एक प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमेशा नवीन तथ्य जो है वो उजागर होते रहने चाहिए, तभी हम एक सही मायने में इतिहास प्रस्तुत कर सकेंगे। और यही चीज़ हमारे यहाँ पर जो वातावरण बन रहा है, अलग अलग क्षत्रिय राजाओं के बड़े बड़े महान शासकों को जो है वो अलग अलग दावेदारी की जा रही है, अलग अलग वंश या समुदायों के द्वारा। तो ये बिल्कुल जो है वो तथ्यहीन बातें हैं। वो सबके राजा थे, वो किसी एक जाति से जोड़े नहीं जा सकते। आज अगर कोई बहुत मैं उदाहरण दूं अगर नरेंद्र मोदी का, तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो पूरे राष्ट्र के हैं, वो केवल मोदी परिवार के नहीं हैं। या उनका जो परिवार है या उनकी माता है, उन्होंने जन्म दिया, उनको बाल पोषण किया, वो सब चीज़ किया। वो टाइमलाइन में या उनके इतिहास में उनके पुत्र ही कहलाएंगे, उनके भाई कहलाएंगे। लेकिन जब वो देश की बात आएगी, देश के राष्ट्र की बात आएगी, इतिहास की बात आएगी, तो वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। तो यही चीज़ हमें जो है वो पुराने इतिहास में भी देखनी चाहिए। तो इसी तरह से एक राजा जो है वो किसी एक व्यक्ति का, एक जाति का नहीं हो सकता, वो समस्त समुदायों का है। तो समुदायों का ये भाव बनता है कि वो उसे एक केवल शासक वर्ग के रूप में स्वीकार करें, किसी जाति के व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर आज गुर्जर या कोई भी जाति, किसी भी तरह के समुदाय के लोग दावा कर रहे हैं कि साहब ये मेरे हैं, बिल्कुल वो उनके हैं, लेकिन वो उस शासक वर्ग के रूप में उनके हैं, क्योंकि वो उनका राजा था, उनका नेता था, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति था, उनकी रक्षा और सुरक्षा का दायित्व निर्वहन करने वाला व्यक्ति था। इसलिए हमें उसी दृष्टि से उसका आकलन करना चाहिए, ना कि ये दिखाने का प्रयास करना चाहिए कि केवल मेरी ही फैमिली में, मेरे ही वंश में जन्मे और मैं उसी वंश परंपरा से हूँ। तो ये तो तभी संभव हो सकता है जब आप उसी वंश परंपरा से वास्तव में हो। अन्यथा ये जितनी भी बातें हैं, मुझे लगता है कि ये सब हम सबको आपस में जो है वो, हाँ, सामाजिक जो भारत का ताना बाना है वो हमेशा ही बहुत उम्दा, मतलब रिच रहा है, बहुत ग्रेसफुल रहा है। उसकी जो महिमा है वो की जाए उतनी कम है। लेकिन जब हम तक सीमित हो जाएंगे तब हमारे ये एकता के भाव और अनेकता के भाव जो है वो केवल कागजों में या दिखावे के रूप में ही प्रकट होंगे। तो हमें हम की भावना से जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम हमारे किसी आदर्श चरित्र को या आदर्श नायक को एक सच्ची श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर पाएंगे। इतिहास के अंदर किस तरह से भ्रांतियाँ फैलाई गई और उन भ्रांतियों को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, नए जो प्रमाण हैं इतिहास के अंदर उन्हें शामिल करके उसके ऊपर सारा प्रकाश डाला है। आशा है महेंद्र सिंह जी ने जो बातें बताई, ये सुनने के बाद में इतिहास की भ्रांति को लेकर के आपके मन में भी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनके ऊपर उन जिज्ञासाओं की आपकी पूरी होगी कि किस तरह से हमारा इतिहास बिगाड़ा गया और किस तरह से उसे वापस सुधारा जाए। तो जुड़े रहे हमारे साथ।
फिर हम इसी तरह की शख्सियत को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।